नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ कलचुरी वंश। ठीक है, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का ये हमारा सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये क्लास नंबर 3 कर रहे हैं। अर्थात इससे पहले हम लोगों ने दो तीन वंशों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, छिंदक नागवंश, पहले क्लास में छिंदक नागवंश को कंप्लीट किए थे, फिर दूसरे क्लास में काकतीय वंश को, फिर तीसरे क्लास में फणी नागवंशों को कंप्लीट किए थे। ये हमारा ये चौथे क्रम का मिडिवल हिस्ट्री का, छत्तीसगढ़ मिडिवल हिस्ट्री का ये कलचुरी वंश चौथे क्रम का हम लोगों का वंश है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, कलचुरी को 3-4 कक्षा में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए दोस्तों, कलचुरी से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है कलचुरी से आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है कलचुरी से आता है। इसके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। मैं जितने भी सारे फैक्ट को बताऊंगा सबको मैं रिलेट करते हुए बताऊंगा, स्टोरी के फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपको सभी चीज़ें आपको क्लियर होते जाएगी। अभी आप ये मानो कि आपको कुछ नहीं पता है, मैं शुरू से आपको सब चीज़ों को एक एक तो बताते जाऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कलचुरी वंश, ये कलचुरी वंश जो है वह क्या है, इसका नाम याद रखिएगा। कलचुरी वंश को एक वंश और इसका नाम को है वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है वंश के नाम से किसको, कलचुरी वंश को जाना जाता है दोस्तों, किसको, कलचुरी वंश को। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी, तो ये राजधानी क्या थी, तो ये इनकी राजधानी थी कहाँ, इनकी राजधानी थी महिष्मान। ठीक है, महिष्मान पहले इनकी राजधानी रही है। ठीक है, इसके बाद इनका राजधानी रतनपुर हुआ, फिर त्रिपुरी हुआ, फिर काशी हुआ। इस प्रकार ये पूरे भारत में फैल गए। देखो ये आए कहाँ से, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जब सर्वप्रथम जो कृष्ण राज थे, ठीक है, इनका आदि पुरुष था, इनका जो आदि पुरुष था कौन था, आदि पुरुष था इनका कृष्ण राज। ठीक है, कृष्ण राज इनका आदि पुरुष माना जाता है। जैसे कि कोई भी शासक रहता है, उसका सबसे पहले वाला शासक अर्थात उसका कोई वंशज जो अर्थात उसका कोई पूर्वज रहता है, ठीक है, उसको हम लोग उसका आदि पुरुष कहते हैं, अर्थात उसी से इनका जन्म हुआ है ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये जो कृष्ण राज है यही प्रथम पुरुष था, जिससे बारे में हम लोगों को इसके बाद ही हम लोगों को कलचुरी वंश के बारे में जानकारी मिलती है पूरे भारत में। ठीक है, कलचुरी वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है भारत के वंशों में। ठीक है, स्पेशली ये अपने छत्तीसगढ़ के लिए तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले सबसे लंबे समय तक के शासक कौन थे, ये कलचुरी वंश थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले से, बहुत पहले से। ठीक है, कलचुरी वंश, इसको है वंश के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका राजधानी महिष्मान, जो कि माहिष्मती के नाम से बाद में प्रचलित हुआ। ठीक है, माहिष्मती के नाम से बाद में प्रचलित हुआ। ये वही माहिष्मती है जो बाहुबली वाले पिक्चर में आप लोगों को जो जगह बताया गया है, ये वही माहिष्मती नामक स्थान है। ठीक है, उज्जैन में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद धीरे से क्या हुआ कि ये लोग त्रिपुरी की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, धीरे धीरे त्रिपुरी की ओर बढ़ने लगे और त्रिपुरी में अपना राज्य सत्ता स्थापित कर दिए। ठीक है, देखिए इनका जो आदि पुरुष है वह कौन हुआ, कृष्ण राज हुआ। ठीक है, उसके बाद इन लोग जब वापस आए, अर्थात पूरे भारत में विस्तार करने का सोचे, तो इन लोगों ने जबलपुर, जो कि त्रिपुरी नामक स्थान है, ठीक है, जबलपुर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिपुरी नामक स्थान है, उस जगह को इन लोग क्या किए, चुने। तो इनका जो संस्थापक है वह है कौन है, वह है वामराजदेव। ठीक है, वामराजदेव जो है क्या है, किनका, कलचुरी वंश का संस्थापक है। ये जो कृष्ण राज है वह इस कलचुरी वंश का आदि पुरुष माना जाता है। संस्थापक कौन है, तो वामराजदेव माना जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने त्रिपुरी नामक स्थान पर क्या किया, इस वंश का नींव रखा था। ठीक है, इस वंश का नींव रखा था और राजधानी त्रिपुरी को बनाई थी। और स्थायी रूप से स्थायी इनकी जो राजधानी है वह कहाँ बन गई, इनकी त्रिपुरी में बनाई। ठीक है, और देखिए स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय किनको जाता है, तो स्थायी राजधानी बनाने का श्रेय कोकलदेव फर्स्ट को जाता है। ठीक है, कोकलदेव फर्स्ट को जाता है। ठीक है, सीधा मैंने फैक्ट को ही बताना शुरू किया है। देखिए बहुत पहले से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
बहुत पहले से पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग भारत का इतिहास को पढ़ नहीं रहे हैं। जब भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तब हम लोग कलचुरी को और बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इनका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, हम लोग केवल अब ये जानना चाहते हैं कि ये जानना इसमें हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जहाँ से हम लोगों के क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी बहुत पहले की ही मैं बात बता रहा हूँ। जब कृष्ण राज जो था वह माहिष्मान अर्थात माहिष्मती नामक क्षेत्र पर क्या शासन करता था, अर्थात इससे पहले की और जानकारी नहीं मिलती है। यही क्या है, कलचुरी वंश का आदि पुरुष है, ठीक है। इसके बाद इसका पुत्र हुआ वामराज देव। इसने क्या किया, इसने कलचुरी वंश की स्थापना कर दी। कहाँ, जबलपुर वाले क्षेत्र पर। जबलपुर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिपुरी नामक जगह है, उसी जबलपुर वाले क्षेत्र पर वहीं इसने वामराज देव ने कलचुरी वंश की स्थापना कर दी, संस्थापक माने जाते हैं। इसी का पुत्र बाद में हुआ कोकल देव फर्स्ट। कोकल देव फर्स्ट ने इसे स्थायी राजधानी के रूप में इसको क्या कर दिया, फिर जारी कर दिया, अर्थात इनकी स्थायी रूप से एक परमानेंट राजधानी हो गई। जैसे कि हमारी राजधानी क्या है, छत्तीसगढ़ की रायपुर, वैसी उन्होंने क्या कर दिया, इसको स्थापित कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके बाद हुआ क्या, अपना छत्तीसगढ़ में इसका प्रसार कैसे हुआ। तो देखिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये जो कोकल देव है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये जो कोकल देव है इसके कुल टोटल कितने पुत्र थे, तो इसके कुल टोटल 18 पुत्र थे, ठीक है। इसके कुल टोटल 18 पुत्र थे या 18 संतानें थी इनकी, ऐसे याद रखिएगा। इनका कुल टोटल कितना पुत्र था, 18 पुत्र था। इसी 18 पुत्र में एक पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र जो था, सबसे बड़ा पुत्र का नाम है शंकरगढ़ मुग्धतुम, ठीक है। शंकरगढ़ मुग्धतुम नाम है, ठीक है। शंकरगढ़ मुग्धतुम इसका नाम है, किसका, सबसे बड़ा पुत्र का। इन्हीं 18 में से सबसे बड़ा पुत्र शंकरगढ़ मुग्धतुम, ठीक है। इसी ने क्या किया था, इसी ने इस शासन पर, मतलब छत्तीसगढ़ के कोसल वाले क्षेत्र, ये जो छत्तीसगढ़ है वह दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, तो इसी दक्षिण कोसल पर सर्वप्रथम इसने मुग्धतुम ने क्या किया था, तो विजय प्राप्त किया था, ठीक है। विजय प्राप्त किया था, ठीक है। किसने किया था, तो शंकरगढ़ मुग्धतुम ने। सबसे बड़ा पुत्र कौन है, ये है। लेकिन इसने ये इस पर शासन नहीं किया, ठीक है। शासन नहीं किया अर्थात ये कहाँ चला गया, वापस चला गया। लेकिन अपने भाइयों को क्या बना दिया, मंडलाधिपति यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अपने भाइयों को यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, मंडलाधिपति की उपाधि उनको धारण करवा करके इस क्षेत्र पर शासन करने को बोला। खुद नहीं आए, देखिए खुद नहीं आए, है ना। खुद इन लोग, ये जो शंकरगढ़ मुग्धतुम है वह स्वयं आकर के इस जगह पर शासन नहीं किए, लेकिन इन्होंने अपने भाइयों को, इनके तो बहुत सारे भाई थे, ठीक है, इनके बहुत सारे भाई थे, तो इन्होंने उनको मंडलाधिपति बना के इस क्षेत्र पर शासन करने को बोला, ठीक है। फिर ये लोग शासन करते रहे। फिर बाद में हुआ क्या, बाद में जो उड़ीसा के सोमवंशी शासक हैं, उड़ीसा के सोमवंशी शासक उन लोग क्या कर दिए, इनको पुनः भगा दिए, ठीक है। पुनः क्या कर दिए, यहाँ से भगा दिए, वापस भगा दिए। कहाँ भगा दिए, वापस भगा दिए, कहाँ, त्रिपुरी फिर वापस भगा दिए। देखिए दोस्तों, मंडलाधिपति के रूप में इन लोगों ने अपने भाइयों को कहाँ भेज दिया, शंकरगढ़ ने इस कोसल वाले क्षेत्र पर भेज दिया, ठीक है। कोसल वाले क्षेत्र पर भेज दिया। इस कोसल वाले क्षेत्र पर आने के बाद में हुआ क्या, कालांतर में उड़ीसा के सोमवंशी शासक जो थे उन लोग इन लोगों से क्या हो गया, चिढ़ गए, रुष्ट हो गए, और इनको क्या कर दिए, इन लोग सोचे कि यार उन लोग जीत के यहाँ पर शासन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ के परमानेंट शासक हैं, उन लोग देख रहे हैं, ऐसे करके हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, ऐसे करके इन लोगों को फिर भगा दिया, मतलब युद्ध किए और वापस भगा दिए, ठीक है। ये यहाँ तक के हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हुआ क्या, यहाँ से स्टोरी समझ में आ रहा है आपको। देखिए ये कृष्णराज आदि पुरुष है, उसके बाद संस्थापक इसका पुत्र वामराज देव को माना जाता है, इसी ने स्थापना किया और स्थायी राजधानी के रूप में इसके पुत्र कोकल देव फर्स्ट ने इसे संचालित किया, ठीक है। इसके कुल टोटल 18 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़ा पुत्र था बड़ा पुत्र का नाम था शंकरगढ़ मुग्धतुम। इसने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था, अर्थात कोसल क्षेत्र को इसने क्या किया था, जीता था। लेकिन स्वयं शासन नहीं किए, अपने
भाई को यहाँ का मंडलाधिपति बना दिया। बहुत सारे तो भाई थे, उन सभी भाइयों ने इस क्षेत्र पर शासन करते गए और जब कालांतर में हुआ क्या कि यहाँ के जो सोमवंशी शासकों का जो वर्चस्व है वह धीरे से बढ़ा, उनकी शक्ति का प्रसार हुआ, तो उन लोगों ने इस जो त्रिपुरी के शासक कलचुरी वंश है उनको क्या कर दिया, पुनः भगा दिए, वापस भगा दिया। कहाँ? त्रिपुरी भगा दिए। ठीक है, अर्थात इस जगह पर फिर शासन हो गया यहाँ कोसल के शासकों का। ठीक है, उसके बाद एक बार पुनः फिर क्या हुआ, वापस उन लोग आए और इस क्षेत्र पर क्या किया, फिर शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब 950 ईस्वी में, ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से देखिएगा हुआ क्या। जब 950 ईस्वी से लेकर के 970 ईस्वी तक का लक्ष्मण राज, ठीक है, लक्ष्मण राज जो है वह शासन किया। इसने फिर क्या किया, फिर पुनः आक्रमण किया। ठीक है, पुनः क्या किया, आक्रमण किया। कहाँ किया? इस कोसल वाले क्षेत्र पर। ठीक है, कोसल वाले क्षेत्र पर पुनः आक्रमण किया। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखते जाइएगा, सभी जो कैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरी आ रहे हैं, इनका जो स्टोरी है इनको मैं धीरे से आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, किस प्रकार आ रहे हैं मैं सबको बताते जा रहा हूँ स्टोरी के फॉर्म में। तो जब 1950 से 1970 का दौर आया, इस समय लक्ष्मण राज जो है वह त्रिपुरी की सत्ता पर बैठा, तो उसने क्या किया, पुनः एक बार फिर से आक्रमण किया और जो यहाँ से सोमवंशी शासक जो उड़ीसा के अपने कोसल क्षेत्र से थे, उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनको भगाया था, उन पर क्या किया, पुनः फिर आक्रमण किया। ठीक है, पुनः फिर आक्रमण किया और इस जगह को फिर क्या कर लिया, इन लोगों ने जीत लिया। इस जगह को क्या कर लिया, पुनः फिर जीत लिया। इस जीते हुए क्षेत्र पर इन लोगों ने अधिकार लेकिन स्थापित नहीं किया। ठीक है, अधिकार स्थापित नहीं किया। फिर क्या कर दिए, इन लोग वापस चले गए, अपने से इस बार क्या कर दिए, वापस चले गए। ठीक है, देखिए 2 बार इन लोग वापस हो गए। एक तो पहली बार इन लोगों ने खुद उन लोगों को हरा करके वापस भेज दिया। अब लक्ष्मण देव जब आया, इन लोगों ने, लक्ष्मण देव इस जगह को जीता तो था, लेकिन ये इस जगह पर फिर शासन नहीं किया, वापस चला गया इन लोगों को ऐसे ही छोड़ करके। ठीक है, तुम ही लोग शासन करो, हम लोग जा रहे हैं, ऐसे करके। उसके बाद बहुत लंबे समय तक जब 1000 ईस्वी की बात बता रहा हूँ मैं, जब 1000 ईस्वी आया तो जो वो कोकल देव द्वितीय था, इसी 18 पुत्रों में से एक का नाम क्या था, कोकल देव द्वितीय था। इसी कोकल देव द्वितीय ने शासन अपना प्रारंभ किया 990 से लेकर के 1015 तक का। ठीक है, 990 से लेकर के 1015 की बात बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। 970 या 980 से लेकर के 1015 की बात है। इस समय हुआ क्या, इस समय कोकल देव द्वितीय जो है शासन किया। ठीक है, कोकल देव द्वितीय इस जगह पर शासन किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो लक्ष्मण देव है वह 950 से 970 तक का कलचुरी की सत्ता पर, कलचुरी की गद्दी पर बैठा। उसके बाद 970 से लेकर के 1015 तक का, 970 से लेकर के 1075 तक, 1015 तक का कोकल देव द्वितीय जब शासन कर रहा था, इसने अपने पुत्र को भेजा था। ठीक है, इसने अपने पुत्र को भेजा, किस जगह पर भेजा, कोसल क्षेत्र पर भेजा। ठीक है, कोसल क्षेत्र पर, इसी क्षेत्र पर भेजा और इस जगह पर क्या किया, अधिकार जमाने के लिए बोला। अर्थात इस जगह पर क्या किया, इस जगह पर यहाँ का जो कोसल का जो शासक है उसको हरा करके स्वयं वहाँ पर क्या करने को बोला, शासन करने को बोला। इसने किसने, अपने पुत्र को। इसका पुत्र का नाम क्या था, कलिंगराज। ठीक है, कलिंगराज नाम था इसके पुत्र का। इसने क्या किया, इस जगह पर शासन कर रहे शासक को मार करके उस जगह पर अधिकार कर लिया और तुमाड़ को राजधानी इसने बना लिया। तुमाड़ को इसने राजधानी बना लिया और 1000 ईस्वी में, सन 1000 ईस्वी में इसने क्या कर दिया, तो कलचुरी वंश की स्थापना की। ठीक है, कलचुरी वंश की स्थापना की। ये कलचुरी वंश तो ऑलरेडी त्रिपुरी में चल ही रहा था, लेकिन कलचुरी वंश की एक अन्य शाखा यहाँ पर रतनपुर में 1000 ईस्वी में किसने स्थापित किया, तो कलिंगराज ने स्थापित किया। कलिंगराज कौन था, तो कोकल देव द्वितीय का पुत्र था। कोकल देव द्वितीय कौन था, तो कोकल देव द्वितीय जो है
लक्ष्मण देव का पुत्र था, लक्ष्मण देव का पुत्र था। ये लक्ष्मण देव कौन था? तो लक्ष्मण देव जो है वह किसका पुत्र था, किसका भाई था? तो इस शंकर गणमुख धतुम के 18 भाइयों में से एक था। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से लेकर के कृष्ण राज से लेकर के टोटल ये कलिंग राज तक का स्टोरी को आप लोगों को 1 बाय 1 स्टेप में आप लोगों को जानना पड़ेगा। ठीक है, अब अपने को समझ में आ गया कि जो कलिंग राज है वह अपने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का क्या है, स्थापना करता है। अर्थात कलचुरी वंश का स्थापना 1000 में किसने किया था? तो कलिंग राज ने किया था। ये हमको पता चल गया। अब कलिंग राज से लेकर के कुल टोटल 12-13 जो शासक बने हुए हैं अभी तक के क्रम से, उन सभी को हम लोग विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, कलचुरी वंश के जो शासक हैं उनको नाम को ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5-6 शासक तो सीधा डबल हो गए हैं। मतलब 1, 2, 3 आए हैं, उसके बाद फिर जैसे कि रत्नदेव फर्स्ट, पृथ्वी फर्स्ट, जाजलदेव फर्स्ट, फिर रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वी द्वितीय और जाजलदेव द्वितीय, उसके बाद फिर रत्न तृतीय, ऐसे करके आए हैं। तो ज़्यादा याद करने का उसका ट्रिक को ज़रूरत नहीं है, उसको आप सीधा याद रखिए। मैंने वहाँ पर बताया क्या, कलिंग राज जो था वह अंतिम जो शासन यहाँ पर जो है स्थापित किया था कलचुरी वंश का, कलिंग राज। ठीक है, कलिंग राज का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? तो कमल राज। ठीक है, कमल राज का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? रत्नदेव प्रथम। इसका एक पुत्र पृथ्वीदेव, ये भी फर्स्ट है। उसके बाद कौन है? तो जाजलदेव है। देखिए दोस्तों, अभी मैं जो जितने शासक हुए हैं हमको पढ़ना किनके बारे में है, कितने सारे चीज़ें हैं, मैं सबको यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बारे में उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक एक सिनॉप्सिस बना लेते हैं कि अपने को पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से शासकों के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वीदेव फर्स्ट, फिर जाजलदेव, उसके बाद ये 3 हो गए। इसके बाद यही तीनों फिर रिपीट होंगे, उसके बाद फिर यही रिपीट होंगे। रत्नदेव, लेकिन इस बार द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीदेव, इस बार ये द्वितीय हो जाएगा। फिर जाजलदेव, इस बार ये द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद ये 2 बार हो गया। उसके बाद याद रखिएगा जगतदेव। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा रत्नदेव द्वितीय तो यहाँ आ गया है, रत्नदेव तृतीय। फिर अगला शासक है प्रतापमल। ठीक है, अगला शासक कौन है? प्रतापमल। इस प्रकार कुल टोटल ये 11 शासक हैं जिसके बारे में आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ना है, और सभी शासकों के बारे में कुछ न कुछ बहुत सारी टिप्पणियां तो है ही। ठीक है, इस सभी शासकों को मैं एकदम क्रम से बताऊंगा, एकदम विस्तार से बताऊंगा, एकदम पैसेंस के साथ बताऊंगा। आप कंटिन्यू बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, आप लोगों को डेफिनेटली इससे कुछ नया सीखने को और आपको मज़ा तो आएगा ही। ठीक है, चलिए इसका शासनकाल कब से कब तक का था तो देख लेते हैं। देखिए 1000 में क्या किया था इसने? 1000 से 1020 तक का ये शासन किए थे। 1000 में तो इसने कलचुरी वंश की स्थापना ही की थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थापना ही की थी, लेकिन 1000 से 1020 तक का इसने शासन किया। ये 1020 से लेकर के 1045 तक का शासन किया। उसके बाद रत्नदेव प्रथम 1045 से लेकर के 1065 तक का शासन किया। उसके बाद इसका पुत्र पृथ्वीदेव प्रथम 1065 से लेकर के 1095 तक का शासन किया। ठीक है, उसके बाद इसका पुत्र जाजलदेव प्रथम, जो कि कलचुरी वंश का सबसे सर्वप्रमुख शासक एवं सबसे शक्तिशाली शासक था, ये 1095 से लेकर के 1120 तक का शासन किया। फिर इसका अगला पुत्र रत्नदेव द्वितीय 1120 से 1135 तक का शासन किया। फिर इसका पुत्र पृथ्वीदेव द्वितीय 1135 से लेकर के 1165 तक का शासन किया। फिर अगला जाजलदेव द्वितीय 1165 से लेकर के 1168 तक का शासन किया। ठीक है, इसका शासनकाल एकदम छोटा था। क्यों था आगे पढ़ेंगे अपन। फिर ये 1168 से लेकर के 1178 तक का शासन जगतदेव ने किया। इसी का जाजलदेव का बड़ा भाई था ये। ठीक है, उसके बाद रत्नदेव तृतीय ने 1178 से लेकर के
1198 तक का लंबा एक शासन किया। उसके बाद प्रतापमल अंतिम शासक है ये। इसके बाद अंधकार युग आ जाता है। अंधकार युग का कहने का मतलब है उसके बाद किसी भी शासकों के बारे में 200 वर्षों तक का कोई जानकारी नहीं मिलता है। उसके बाद डायरेक्ट हम लोगों को ये जो कलचुरी वंश है वह 2 भागों में बटा हुआ दिखता है, अर्थात एक कलचुरी वंश जो रतनपुर के कलचुरी वंश है, एक रायपुर के कलचुरी वंश है, 2 भागों में बढ़ जाता है। किस प्रकार 2 भागों में बटा मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। प्रतापमल का शासनकाल 1198 से लेकर के 1222 तक का इनका शासनकाल चला, ठीक है। इसके बाद 1222 के बाद क्या हुआ, अंधकार युग आ गया। अंधकार युग आ गया। अंधकार युग का कहने का मतलब है किसी भी शासक के बारे में कोई जानकारी हम लोगों को किसी भी अभिलेख से प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। न उनका कोई ताम्रपत्र ऐसा मिला है जिसमें इन लोगों के बारे में बताए कंटिन्यू या किसी भी चीज़ के बारे में। उसके बाद डायरेक्ट हम लोगों को क्या मिलता है, इसका रतनपुर शाखा मिलता है, ठीक है। हम लोगों को क्या मिलता है, इसका रतनपुर शाखा मिलता है, रतनपुर शाखा मिलता है। और दूसरी तरफ हम लोगों को क्या मिलता है, तो रायपुर शाखा मिलता है, ठीक है। रायपुर शाखा मिलता है। तो देखिए 2 शाखा हम लोगों को मिल गया, ठीक है। रतनपुर शाखा, चूंकि इन लोग रतनपुर से ही थे इसलिए रतनपुर शाखा को क्या शाखा कहा गया, मुख्य शाखा कहा गया, ठीक है। ये इसको मुख्य शाखा के शासक माने गए। इधर जो रतनपुर से शासन किए, जो अभी जो वर्तमान में अपना रतनपुर है उसी क्षेत्र की बात हो रही है। रायपुर शाखा ये कनिष्ठ शाखा थी। कनिष्ठ मतलब क्या होता है, छोटा होता है, कनिष्ठ शाखा, या इसी को लहुरी शाखा कहते हैं, ठीक है। लहुरी मतलब होता है छोटा, ठीक है, और कनिष्ठ मतलब भी होता है छोटा। ये रायपुर शाखा, ठीक है। रतनपुर शाखा में सबसे पहले हम लोगों को जैसे ही मालूम पड़ता है रतनपुर शाखा, तो हम लोगों को मिलता है बाहरेंद्र साय के बारे में जानकारी। उसके बाद इसका पुत्र कल्याण साय के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद एक शासक है लक्ष्मण साय, इसके बारे में जानकारी मिलती है। सभी का लंबा शासन था। उसके बाद तखत सिंह के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद तखत सिंह के बाद है कौन सा, राज सिंह, ठीक है। राज सिंह जो बादल महल बनवाया था वही वाला। उसके बाद सरदार सिंह, ठीक है, सिरदार सिंह। उसके बाद कौन है, उसके बाद है रघुनाथ सिंह। उसके बाद है मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह। देखिए दोस्तों, ये रघुनाथ सिंह के समय 1741 में ही हम लोगों का जो कलचुरी वंश है वह समाप्त हो जाता है रतनपुर से, और मराठों का आक्रमण हो जाता है। किस प्रकार होगा मैं आपको बताऊंगा, सीधा मराठा में ले जा करके मैं आपको रिलेट कराऊंगा, फिर आपको ऐसा बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि अरे यार अचानक से मराठा कैसे आ गए, ठीक है। इन्हीं के बाद यहाँ रघुनाथ जो है वह प्रथम मराठाधीन शासक बना और मोहन जो है अंतिम मराठाधीन शासक के रूप में कहलाए, ठीक है। अभी पढ़ते हैं अपना रायपुर शाखा के कौन कौन से शासक हुए। रायपुर शाखा में लगभग 25-30 शासक हुए दोस्तों, ठीक है। रायपुर शाखा में लगभग 25-30 शासक हुए, लेकिन सभी शासकों के बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता है और कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती है कि वह इसी समय में इस जगह पर शासन कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एक जो अभिलेख है उसके बारे में एक क्रम पता चलता है, उसके द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि सबसे पहले था लक्ष्मी देव, ठीक है, लक्ष्मी देव। उसके बाद था केशव देव, ठीक है, केशव देव। उसके बाद सिंहण देव, ठीक है, सिंहण देव के बाद है रामचंद्र। इससे पहले क्लास में जो मैंने आपको बताया था फणी नागवंश का अंतिम शासक मोनिंग देव को इसने पराजित किया था, ठीक है। इसी का पुत्र था ब्रह्मदेव राय। इसी ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसने क्या किया था, रायपुर जो है उसका निर्माण किया था। रायपुर नगर की इसने स्थापना किया था अपने पुत्र के नाम पर। किसके नाम पर, ब्रह्मदेव राय के नाम पर, ठीक है। ब्रह्मदेव राय रायपुर, ठीक है। और बाद में रायपुर को इसने राजधानी बना लिया किसने, ब्रह्मदेव राय ने। उससे पहले इन लोगों की राजधानी क्या थी, तो खल्लारी थी, ठीक है। खल्लारी, महासमुंद वाली खल्लारी, उससे पहले इन लोगों की राजधानी थी। फिर ये जो है रायपुर बना लिया, ठीक है। बाहरेंद्र साय के बाद बहुत सारे शासक हुए दोस्तों, हम लोग अंतिम को पढ़ेंगे, ठीक है। अंतिम में है अमर सिंह, ठीक है, अमर सिंह। उसके बाद है शिवराज सिंह। देखिए दोस्तों, इनका कार्यकाल लगभग 1300 या 1400 के ईस्वी के आसपास पड़ता है, 1300, ठीक है, 1349,
के आसपास इनका। ये ब्रह्मदेव राय जो है वह 1409 में जो है रायपुर को राजधानी बनाता है। अब देखिए अमर सिंह जो है 1753 में इनकी मृत्यु हुई और 1750 में मराठों ने इन पर आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ भी आप मराठों ने आक्रमण किया था 1741 में। 1741 तक तो ये थे, कौन थे? रघुनाथ था। रघुनाथ 1741 से 1745 तक का था, लेकिन मोहन सिंह आया 1758 तक का मोहन सिंह था। ये जो है 1753 में इनकी मृत्यु हो गई और 1750 में ये जो है मराठा इन पर आक्रमण करके हमारे छत्तीसगढ़ को मराठों के अधीन कर चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार के ये इतने शासकों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद रखिए। ठीक है, इसके बारे में कोई विशेष ट्रिक नहीं है क्योंकि 6 शासक तो ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। इससे पहले 2 क को याद रखना है, उसके बाद जगत देव, फिर रत्नदेव, तृतीय अंतिम है प्रतापमल। इसको याद करना कठिन नहीं है, इसलिए मैंने इसका कोई ट्रिक बनाया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटा के हम लोग किसको पढ़ना शुरू करेंगे? इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, कलिंग राज, कमल राज। स्पेशली इन लोग बहुत प्रमुख हैं, ये लोग भी हैं, लेकिन सबसे पहले तो इनको पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसको कलिंग राज के बारे में दोस्तों, कलिंग राज के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, कलिंग राज का क्या था कार्यकाल? कलिंग राज का कार्यकाल था 1000 में तो इसने स्थापना ही किया था और 1000 से लेकर के 1020 तक का इसका स्वर्णिम क्या कहा जाए शासनकाल को माना जाता है। ठीक है, प्रथम शासक था इसलिए इम्पोर्टेंट शासक है। इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है किसमें से? एक तो मिलती है पृथ्वीदेव का जो अमोदा ताम्रपत्र है, पृथ्वीदेव का अमोदा ताम्रपत्र। ठीक है, पृथ्वीदेव के अमोदा ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और एक जानकारी मिलती है हमको जाजलदेव प्रथम के रतनपुर अभिलेख से, रतनपुर शिलालेख से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। यह क्या था? पहला शासक था। इसने 1000 ईस्वी में क्या किया था? 1000 ईस्वी में कलचुरी वंश की स्थापना किया था और तुम्माड़ को इसने राजधानी बनाया था। दोस्तों किसको बनाया था? तो तुम्माड़ को इसने राजधानी बनाया था। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, इसको तुम्माड़ को इसने राजधानी बनाया था। अर्थात तुम्माड़ कहाँ है? तुम्माड़ है जो चैतुरगढ़ जाते हैं, चैतुरगढ़ के बाद लाफागढ़ के किले के पीछे साइड में तुम्माड़ एक जगह है। उसी किले को इसने क्या किया था? अपना राजधानी बनाया था और वहीं से इसने शासन को शुरू किया था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। कलिंग राज ने क्या किया था? तो कलिंग राज ने महिषासुर मर्दनी माता का मंदिर बनवाया था। ठीक है, महिषासुर मर्दनी माता का मंदिर बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तो चैतुरगढ़ में बनवाया था। अभी जाते हो आप चैतुरगढ़ घूमने तो वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ठीक है, देखिएगा ज़रूर उसको। वहाँ पर महिषासुर माता मर्दनी अर्थात दुर्गा माता का वहाँ क्या है? मूर्ति स्थापित है। उसको इसने क्या किया था? बनवाया था। ठीक है, इसका उल्लेख एक जगह और मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये 1000 सन ईस्वी की बात है। इसी समय जो है अलब रूनी हमारे भारत में आया था। जब भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि जो महमूद गजनवी हैं उसी का ही दरबारी कवि था। कौन? अलब रूनी। वह महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था और भारत आया था तो उसने भारत की मनोदशा, भारत का जो बहुत सारे क्षेत्रों पर शासन कर रहे शासकों के बारे में वो जानकारी लिखा तहकीक-ए-हिंद नामक किताब में। किसमें? तहकीक-ए-हिंद किताबक नामक पुस्तक में इसमें अपना जो कलचुरी वंश है इसका कलिंग राज का भी इसने वर्णन किया है। ठीक है, तहकीक-ए-हिंद, इसी को किताबुल हिंद कहते हैं। किसने? अलब रूनी ने। ठीक है, अलब रूनी ने इसमें क्या किया है? इसका उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? तो कलिंग राज का उल्लेख किया है। ठीक है, किसका उल्लेख किया है? तो कलिंग राज का इसने क्या किया है? उल्लेख किया है। ठीक है, याद रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इतना सारा चीज़ जो है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद इसका पुत्र है, इसके बाद इसका पुत्र आ जाता है। इसके बाद इसके पुत्र का नाम क्या है? इसके पुत्र का नाम है कमल राज। ठीक है, इसके पुत्र का नाम क्या है? कमल राज नाम है।
कमल राज जो है वह इनका शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1020 तक तो ये थे ही, 1020 से लेकर के 1045 तक का इनका शासनकाल चला। देखिए दोस्तों, ये जो है कमल राज ये त्रिपुरी शासक, ठीक है, त्रिपुरी शासक कौन, इसके समय में त्रिपुरी में कौन शासक कर रहा था, तो ये गंगे देव का ही एक पुत्र था, ठीक है, गंगे देव का पुत्र था, वही जो है वो वहाँ शासन कर रहा था, उसी का ना ये समकालीन था, ठीक है, किसका, गंगे देव का ये समकालीन था। देखिए दोस्तों, ये जो कमल राज है, कमल राज का शासनकाल कब से कब तक चला, 1020 से लेकर के 1045 तक का इन्होंने शासन किया और बहुत अच्छे शासन किया, लंबा कार्यकाल था 25 वर्ष का। ये त्रिपुरी शासक जिसका नाम क्या है, गंगे देव, अर्थात त्रिपुरी में भी कलचुरी वंश का शासन चल रहा है और अपने छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, तो अपने छत्तीसगढ़ में ये कमल राज था और उसी समय त्रिपुरी में शासन कर रहा था कलचुरी वंश का ही कौन, गंगे देव, इसी का ये क्या था, समकालीन था, ठीक है, क्या था, समकालीन था। इसके समकालीन होने के कारण, गंगे देव के समकालीन होने के कारण गंगे देव ने जितने भी विजय अभियान अपने चलाए थे, अर्थात जिसमें उन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त किया था, उसमें इसने क्या किया था, साथ दिया था। जैसे कि उड़ीसा पर इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। उड़ीसा पर किसने आक्रमण किया, तो इस गंगे देव ने उड़ीसा पर आक्रमण किया, तो उसी का ही साथ दिया था। किसने साथ दिया था, तो इसने कमल राज ने साथ दिया था, ठीक है, कमल राज ने साथ दिया था उड़ीसा को हराने के लिए, ठीक है। वहाँ के जो गंगवंशी शासक हैं उड़ीसा के, गंगवंशी सोमवंशी, उन्हीं को हराने के लिए इसने क्या किया था, उसका साथ दिया था और सैन्य सहायता दिया था, ठीक है। कैसी सहायता दिया था, सैन्य सहायता दिया था। उसी के बदले ऐसा माना जाता है कि उसी के बदले इसने, कमल राज ने एक योद्धा अपने दरबार पर, अपने राज्य पे लाया था, जिसका नाम क्या था, साहिल था, ठीक है। साहिल नामक एक योद्धा को लाया था, जिसने क्या किया था, उसने वो जब उस योद्धा को लाया तो उसने बहुत सारे ऐसे प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाए कलचुरी के, जो रतनपुर के जो कलचुरी हैं, छत्तीसगढ़ के कलचुरी हैं, उनको प्रत्यक्ष तौर पर लाभ पहुंचाया, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये जो कमल राज है उसी ने ही इस गंगे देव जो है जब उड़ीसा पर चढ़ाई करता है, उसी दौरान जो है इसने एक साहिल नामक योद्धा को देखा और उसे ये बहुत पसंद आ गया और ऐसा सोचा कि मैं इसे ले जाता हूँ तो ये हमारे राज्य के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। और वाकई में ऐसा ही हुआ, इस योद्धा, साहिल नामक योद्धा को इसने लाया और प्रत्यक्ष तौर पर इसको फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, अब कमल राज का पुत्र, देखिए दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी, तुमाड़ थी, ठीक है, तुमाड़ थी इसकी राजधानी। अब इसकी भी राजधानी तुमाड़ ही थी, ठीक है। राजधानी कहाँ थी, इन दोनों की राजधानी तुमाड़ ही थी, अभी तक तुमाड़ से कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो शासक आता है, इसका पुत्र आता है, जिसका नाम है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम क्या करता है, वह तुमाड़ से शासन नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा, तुमाड़ से शासन नहीं करता है, वह केवल 5 वर्ष तक का यहाँ शासन करता है। उसके बाद 1050 में ये जो है रतनपुर नगर की स्थापना करता है, रतनपुर नामक स्थान की स्थापना करता है और उस रतनपुर नामक क्षेत्र पर, स्थान तो पहले से रहा होगा, उस क्षेत्र को रतनपुर बनाया, वहाँ पर बस्ती बसाया और उस जगह को रहने योग्य बनाया और वहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का निर्माण करवाया। इस प्रकार वो रतनपुर शहर के रूप में विकसित हुआ और उस जगह पर फिर उसने अपना क्या कर दिया, राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रत्नदेव फर्स्ट के बारे में, ठीक है। आपको बिल्कुल ये दोनों शासक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बारे में तहकीक हिंद में लिखा है, जो कि अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसी में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। महिषासुर मर्दिनी चतुरगढ़ में इसका मंदिर बनवाया था, ठीक है। तुमाड़ को इसने राजधानी बनाया था। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से तथा जाजलदेव प्रथम के रतनपुर ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। कलिंग राज की इसने छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग किसको, रत्नदेव, ठीक है। रत्नदेव के बारे में पढ़ते हैं। इसको रत्नराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र के अनुसार, मैं अभी बताऊंगा, उसका चर्चा करूंगा। रत्नदेव फर्स्ट
ठीक है, रत्नदेव प्रथम, इनका कार्यकाल 1045 से लेकर के 1065 तक का चला। ठीक है, 1045 से लेकर के 1065 तक का चला और इसी समय में इसने महत्वपूर्ण कार्य किए। किस वजह से रतनपुर को कुबेरपुर कहा जाने लगा और इसकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैलने लगी, इन्हीं के काल में ये सब काम हुआ था। ठीक है, तो रत्नदेव जो है वह बहुत ही क्या है, प्रमुख शासक माने जाते हैं। ठीक है, किसमें के, कलचुरी वंश के, और कलचुरी वंशों में इन सभी शासकों में से सबसे महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा रतनपुर की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली थी। ठीक है, चारों दिशाओं में फैली थी और रतनपुर में दूर दूर से लोग जो है घूमने रतनपुर में आया करते थे केवल इनके वजह से। ठीक है, तो चलिए किस प्रकार इसने क्या किया, तो देखिए इन्होंने 1050 में ये देखिए 1045 में तो इन्होंने शासन किया 5 वर्ष तक, ये जो है 5 वर्ष तक का तुमार से शासन किया। ठीक है, 5 वर्ष तक का तुमार से शासन किया। उसके बाद 1050 में इसने रतनपुर की स्थापना की। ठीक है, रतनपुर की स्थापना की, रतनपुर स्थापित किया और इसी को ही क्या किया, अपना राजधानी विकसित किया। ठीक है, राजधानी के रूप में राजधानी बनाया। ठीक है, राजधानी बनाया किसको, रतनपुर को। देखिए दोस्तों, रतनपुर को 1050 में इसने स्थापित किया, उसके बाद इसी को ही अपने राजधानी के रूप में विकसित किया। विकसित करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, तो रतनपुर पर रतनपुर में विभिन्न क्या करवाया, तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है, जो सागर वगैरह हैं, जो जैसे कि कुछ डैम वगैरह है वो सब बनवाया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या किए, बहुत सारे वाटिका बनवाए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो कि एक शासक को करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली तौर पर करना चाहिए अपने प्रजा को सुख दिलाने के लिए, प्रजा की संपत्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि प्रजा की जब संपत्ति बढ़ जाए तो अपने राज्य का उद्धार हो और राजा की भी उसके साथ साथ उसकी भी संपत्ति बने और राजा का भी उद्धार हो और उस जगह का नाम पूरे सभी जगह प्रचलित हो जाए। ऐसा टाइप का इन्होंने काम किया था। ठीक है, प्रजा सुखम तो राज्य सुखम, इस प्रकार इनका कहना था। ठीक है, तो देखिए 1050 में रतनपुर को स्थापित किया, राजधानी को बनाया और इसने क्या किया, अपनी जो कुल देवी है उसी के नाम पर महामाया देवी मंदिर का क्या करवाया, इन्होंने निर्माण करवाया। कहाँ, रतनपुर में महामाया देवी मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। अभी आप घूमने जाते हो नवरात्रि में पैदल, वो जो है इसी के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, कुल देवी इनकी महामाया देवी मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, इनकी आराध्य देवी थी। इसके बाद देखिए इनका एक विवाह हुआ था। किससे विवाह हुआ था, तो इनका विवाह हुआ था नोनल्ला देवी से। ठीक है, नोनल्ला देवी से इनका विवाह हुआ था। नोनल्ला देवी कौन थी, तो नोनल्ला देवी थी वह कोमो मंडल की राजकुमारी थी दोस्तों। कोमो मंडल की राजकुमारी थी। कोमो मंडल कौन सा क्षेत्र को कहते हैं, तो कोमो मंडल कहते हैं वर्तमान जीपीएम के क्षेत्र को। ठीक है, वर्तमान जो जीपीएम जो पेंड्रा स्थित है उसको पहले कोमो मंडल के नाम से जाना जाता था और कोमो मंडल का एक राजा था जिसका नाम था वज्जुक या वर्मन कहते हैं। तो वज्जुक याद रखिए, कोमो मंडल के राजा वज्जुक की पुत्री थी। ठीक है, वज्जुक की पुत्री थी, कौन थी, तो ये जो नोनल्ला देवी जो है वह कोमो मंडल राजा, जिसको वर्तमान में भी कोमो मंडल को पेंड्रा कहते हैं, वहीं के राजा था। क्या था, उसका नाम वज्जुक था। इसी वज्जुक की पुत्री थी, एकलौती पुत्री जिसका नाम था नोनल्ला देवी। इसी से इन्होंने क्या किया था, विवाह करवाया था। अर्थात कोमो मंडल के राजा वज्जुक की पुत्री नोनल्ला देवी से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, तो देखिए ये जो कोमो मंडल के राजा थे वज्जुक, इसका कोई पुत्र नहीं था, केवल एकलौती एक पुत्री थी नोनल्ला, उसी से इन्होंने विवाह कर लिया और अपना राज्य को विस्तार करने के लिए इस क्षेत्र को अपने अंडर मिला लिया, क्योंकि यहाँ कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इसके बाद वैसे भी वज्जुक की मृत्यु के पश्चात यहाँ कोई और हमला कर दे, उससे अच्छा इसने अपने क्षेत्र में उसको शामिल कर लिया। ठीक है,
तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए दोस्तों, इसने तुम्माड़ में रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसने महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर चतुरगढ़ घूमने जाओगे तो देखोगे उस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसने रत्नेश्वर, अपने ही नाम से रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ किया था? तो तुम्माड़ में करवाया था। ठीक है, तुम्माड़ में रत्नेश्वर माता मंदिर, तुम्माड़ में रत्नेश्वर भगवान। देखिए दोस्तों, जहाँ पर स्वर आता है ना, ये जहाँ पर स्वर आता है इसका मतलब मान लीजिए वहाँ पर शिव भगवान से जुड़ा हुआ वह जगह है। ठीक है, रत्नेश्वर तो शिव भगवान अर्थात शिव भगवान जी की शिवलिंग स्थापित हुआ है। ठीक है, रत्नेश्वर। उसके बाद तुम्माड़ में बंकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, उसके बाद इसने क्या करवाया? बंकेश्वर महादेव का मंदिर हो गया, रत्नेश्वर हो गया। उसके बाद महामाया देवी का इसने क्या करवाया था? तो निर्माण करवाया था। इस प्रकार इसने 3 महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, बहुत सारे किलाओं का निर्माण करवाया था। किला का निर्माण करवाया था। इसके अलावा वास्तुकला, स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था। रतनपुर में किला का निर्माण करवाया था, स्थापत्य कला का निर्माण करवाया था। और ये जो विभिन्न प्रकार के किलाबंदियों का निर्माण करवाया था, रतनपुर को पूरा किलाबंदी सहित इन्होंने क्या किया था? अच्छे से डेवलप किया था। इसलिए रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और इसने क्या करवाया था? देखिए, महिषासुर मर्दिनी माता का मंदिर जो है कहाँ है? चतुरगढ़ में है। एक और महिषासुर माता मर्दिनी का मंदिर है जो कि है कहाँ? लाफागढ़ में है। उस लाफागढ़ में भी क्या करवाया था इसने? महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ है? ये है लाफागढ़ में दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। देखिए, लाफागढ़ में है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया? महिषासुर माता मर्दिनी मंदिर जो है चतुरगढ़ में है, इसका निर्माण कलिंग राज ने करवाया था। लेकिन एक और मंदिर है महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर जो कि लाफागढ़ में है, इसका निर्माण रतन देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, इसकी भी जानकारी का स्रोत क्या है? इसकी भी जानकारी का स्रोत पृथ्वीदेव के अमोदा ताम्रपत्र से है। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम के अमोदा ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। और ऐसा लिखा है कि कमलराज का पुत्र रतनराज, कमलराज के बाद उसका पुत्र रतनराज इस क्षेत्र का अगला उत्तराधिकारी बना, ऐसे करके उसमें लिखा है, अमोदा ताम्रपत्र में लिखा है। ठीक है, तो ये सभी को आप देखिए, ये सभी को फैक्ट को आप लोग याद रखिए। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि रत्नदेव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं। स्पेशली रतनपुर उन्होंने बसाया था, उसके बाद कंटिन्यू रतनपुर ही क्या हुई थी? राजधानी के रूप में विकसित हुई थी कलचुरियों का। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग अगला शासक बढ़ते हैं, अगला शासक में। ठीक है, आप सभी का नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे इस सत्र पे। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कलचुरी वंश। ठीक है, कलचुरी वंश का ये हमारा दूसरा क्लास है। कलचुरी वंश से संबंधित एक क्लास आपको दे दिए गए हैं जिसमें जो है कलिंग राज, कमल राज, ठीक है, कलिंग राज, कमल राज और रत्न राज के बारे में बता दिया गया था। ठीक है, 3 शासकों के बारे में, कुल टोटल 11 शासक हैं, उसमें से 3 शासकों के बारे में हम लोगों को बता दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग चौथे शासक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है पृथ्वीदेव प्रथम। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो रत्न राज है उसी ने ही इतना अच्छे से रतनपुर को विकसित किया था कि रतनपुर की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई थी। उन्होंने रतनपुर में ऐसे ऐसे कार्य करवाए थे जिसके वजह से रतनपुर को कुबेरपुर कहा जाने लगा था। और रतनपुर की प्रसिद्धि तो पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन उसने वास्तव में रतनपुर को जब राजधानी बनाया तो उसका एक अलग ही क्या हुआ, उसकी विशेषता एक उभर करके सामने आई। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे तालाबों का निर्माण करवाया जिससे पानी की
कमी दूर हुई, जिससे जो किसान हैं वह धन्य धान से परिपूर्ण हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो बाहर से घूमने आते थे उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत विशेष प्रकार के किला थे, किलाबंदी का निर्माण किया गया था, मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, किलाओं का निर्माण करवाया गया था, इसलिए यह पर्यटक के रूप में भी उभर करके सामने आया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उनका एक पुत्र था अगला, जिसका नाम था पृथ्वीदेव। ठीक है, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीदेव। पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वीदेव प्रथम। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम का शासनकाल कब से कब तक का चला? तो 1065 तक का तो रत्नदेव ने शासन किया था। 1065 से लेकर के 1095 तक का इस पृथ्वीदेव प्रथम ने शासन किया रतनपुर पर, और रतनपुर को ही राजधानी के रूप में इसने भी डेवलप किया, और यहाँ इसने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। ठीक है, सर्वप्रथम देखते हैं इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। ठीक है, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो मैंने जब बताया था, जब पढ़ाया था आपको कलिंग राज, कमल राज और इनके बारे में भी, रत्नदेव के बारे में, तो मैंने बताया था कि इनका एक ताम्रपत्र है जो कि है अमोदा नामक क्षेत्र से इनका एक ताम्रपत्र मिला है। उसी से ही उनके बारे में, इनके पहले इनके पुत्र के इनके पिता के बारे में, इनके दादा के बारे में जानकारी मिली है, और स्पेशली ये तो इनका है ही, इसलिए इनके बारे में इससे जानकारी मिलती ही है। रायपुर ताम्रपत्र से भी इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा लाफागढ़ के ताम्रपत्र शिलालेख से भी इनकी जानकारी मिलती है। तो इसकी जानकारी का स्रोत प्रमुख जो है 3 ताम्रपत्र हैं, इससे इनके बारे में पता चलता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसे जो ताम्रपत्र, अमोदा ताम्रपत्र से हमको पता चला है कि यह जो है 21,000 ग्रामों का स्वामी कहलाता था। ठीक है, 21,000 ग्रामों का स्वामी कहलाता था, इसलिए इसने क्या उपाधि हासिल की थी? तो सकल कोसलाधिपति। ठीक है, सकल कोसलाधिपति की उपाधि इसने क्या की थी? तो धारण की थी। ठीक है, अर्थात सभी संपूर्ण कौशल का एक अधिपति, एक राजा के रूप में ये अपने आप को क्या करते थे? मानते थे, और इसी के कारण इसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, और 21,000 ग्रामों का स्वामी इनको बताया गया है ताम्रपत्रों में। ठीक है, अब देखिए 21,000 ग्रामों का स्वामी, सकल कौशलाधिपति की उपाधि, इनका विवाह हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? तो राजल्ला देवी से हुआ था। ठीक है, राजल्ला देवी से हुआ था। इससे पहले इनके पिता का विवाह जो है वहाँ कोमोमंडल, अर्थात जीपीएम, जो वर्तमान जीपीएम है उसको पहले कोमोमंडल कहते थे, उसी कोमोमंडल के एक राजा था वज्जुक, उसकी पुत्री थी नोनल्ला, उसी से उनका विवाह हुआ था। चूँकि उस क्षेत्र पर वज्जुक के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह क्षेत्र रत्नदेव के समय में इन्हीं के हाथों में आ गया। इसके बाद इसके पुत्र के हाथों में आ गया। ठीक है, उसके बाद वहाँ कोई ऐसे शासक नहीं हुए जो इनको हरा सकें। ठीक है, तो चलिए, इसका विवाह किससे हो गया? राजल्ला देवी से हो गया। अब देखिए, अब होता क्या है कि इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्होंने सबसे पहले तो ये कोमोमंडल का क्षेत्र को ले ही लिया। इसके अलावा जो उनके एक मंत्री थे, इनका एक मंत्री था जिसका नाम क्या था? इसका नाम था क्या? वीर, ठीक है, देव सिन्हा। एक का नाम मंत्री क्या था? तो देव सिन्हा था। ठीक है, एक मंत्री का नाम था तो जय सिंह था। ठीक है, एक का नाम था देव सिन्हा, एक का नाम था जय सिंह। इस जय सिंह को कोमोमंडल भेजा था। ठीक है, कोमोमंडल भेजा था संयुक्त रूप से क्या करने के लिए? वहाँ स्थापित कोमोमंडल भेजा था इसने क्या करने के लिए? तो उस कोमोमंडल में क्षेत्र को अच्छे से क्या कलचुरी में स्थापित मिलाने के लिए कोमोमंडल इसने भेजा था। किसको? जय सिंह को भेजा था। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके मंत्रियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पुराने समय में जो महत्वपूर्ण शासक थे उन लोग अपने बहुत सारे ऐसे मंत्रियों को बड़े बड़े जो वो हैं दर्जा प्राप्त करके रखे हुए थे, जिन्होंने क्या किया था, उनको एक्चुअल में जो वो है क्षेत्र को दिलाने में उनका हेल्प करते थे, मदद करते थे। ठीक है, साहिल नामक वंशज जो आया है वो भी इनके काल में थे, वो बहुत अच्छे कार्य किए थे इसके समय में। ठीक है, बहुत सारे जगहों को जीत करके दिए थे। चूँकि ये सकल कौशलाधिपति थे इसलिए इनकी शक्ति बहुत व्यापक थी, इसलिए इन्होंने सभी क्षेत्रों पर अपने सामंत नियुक्त कर चुके थे। ठीक है, तो जय सिंह को इसने किस क्षेत्र पर भेज दिया था? तो जय सिंह को इन्होंने भेजा था कहाँ? जय सिंह को भेजा था डांडोरा वाले क्षेत्र में। ठीक है, डांडोरा
डांडोरा वाले क्षेत्र में। वर्तमान सरगुजा वाले क्षेत्र को डांडोरा कहते हैं, ठीक है। और ये देवसेना को भेजा था कोमो मंडल, ठीक है, कोमो मंडल भेजा था, किसको, इसको देवसेना को भेजा था, ठीक है। इसके अलावा इसके दो क्या थे, सामंत थे, ठीक है। सामंतों का नाम को याद रखिएगा, एक का नाम था सोढ़देव, सोढ़देव, कहीं कहीं पर ये जयसिंह का नाम जयदेव भी मिलता है, ठीक है। एक का नाम था सोढ़देव और एक का नाम था विग्रहराज, एक का नाम था सोढ़देव और एक का नाम था विग्रहराज, इनके सामंतों का नाम था, ठीक है। सामंत मतलब क्या होते थे, सेनापति थे, उनके स्पेशली मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, करीबी मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। ये दोनों मंत्री इनके थे और ये दो व्यक्तियों का नाम को याद रखना है आपको स्पेशली, किनका, देवसिन्हा का और जयसिंह का। जयसिंह का नाम कहीं कहीं पर जयदेव भी लिखाता है, ठीक है। देवसिन्हा को भेजा था कोमो मंडल के क्षेत्र को विजिट करने के लिए, ठीक है, मिलाने के लिए, और जयसिंह को भेजा था डांडोरा वाले क्षेत्र अर्थात सरगुजा का जो क्षेत्र है उसको मिलाने के लिए। इसके अलावा इसके दो सामंत थे, एक का नाम था सोढ़देव, एक का नाम था विग्रहराज। इन्होंने विवाह किया था राजल्ला देवी से। 21,000 ग्रामों का स्वामी कहा गया है अमुदा ताम्रपत्र में। इन्होंने सकल कुशलाधिपति उपाधि धारण की थी, ठीक है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य किए गए, ठीक है, निर्माण कार्य किए गए, जिसमें प्रमुख निर्माण कार्यों में से माने जाते हैं, जैसे कि इसने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। ये पृथ्वी देवेश्वर मंदिर जो है इन्होंने तुम्माड़ में स्थापित करवाया था, ठीक है। इससे पहले इनके पिताजी, जिसका नाम क्या था, रत्नदेव, उसने रत्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तुम्माड़ में ही। इसने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया तुम्माड़ में, ठीक है। तुम्माड़ में इतना क्यों लोग कर रहे हैं, क्योंकि तुम्माड़ पहली राजधानी थी ना इनका, पहला घर था भाई तुम्माड़। तो अब देखो, पहला जो घर रहता है ना उसको हालांकि व्यक्ति छोड़ देता है, लेकिन उससे प्यार उतना ही अधिक उनको रहता है, ठीक है। बाकी नए जगह से पुराने जगह में उनको ज़्यादा लगाव रहता है, ऐसे याद रखना है। तो पृथ्वी देवेश्वर मंदिर जो है वह तुम्माड़ में है, ठीक है। इसके अलावा इसने क्या करवाया था, तो जो वो था बंकेश्वर मंदिर में चतुष्कीका का निर्माण करवाया था, ठीक है। बंकेश्वर मंदिर में चतुष्कीका का निर्माण करवाया था, अर्थात बंकेश्वर मंदिर के चारों तरफ एक किलाबंदी नामक एक संरचना को निर्माण किसने करवाया था, तो पृथ्वी देव प्रथम ने करवाया था। इसके अलावा इन्होंने लाफागढ़ में किलाबंदी कर दी थी, ठीक है। लाफागढ़ में किलाबंदी कर दी थी, अर्थात ये मान लो ये लाफागढ़ है, लाफागढ़ का किला है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ इसने क्या कर दिया था, किला बना दिया था, इसके चारों तरफ किला बना दिया था, जिसमें 3 द्वार था, ठीक है। 3 द्वार था, आने का जाने का 3 द्वार था, इसको याद रखिएगा, इस द्वार से क्वेश्चन आता है। एक का नाम था क्या, एक का नाम था सिंह द्वार, एक का नाम था सिंह द्वार, एक का नाम था मेनका द्वार, एक का नाम था सिंह द्वार, एक का नाम था मेनका द्वार और एक का नाम था हुंकारू द्वार, ठीक है। एक का नाम था हुंकारू द्वार, ठीक है। 3 द्वार थे। लाफागढ़ का जो किलाबंदी इन्होंने करवाया था, उस लाफागढ़ का जो किला था उसमें 3 द्वार थे, एक का नाम था सिंह द्वार, एक का नाम था हुंकारू द्वार और एक का नाम था मेनका द्वार। इन द्वारों से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके थे, ठीक है। लाफागढ़ में किलाबंदी निर्मित है, उसमें निम्न में से कौन सा द्वार नहीं है, तो ठीक है, एक द्वार नहीं दिया था, इन तीनों का नाम दिया था, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है अपना कौन, पृथ्वीदेव फर्स्ट भी बहुत सारे निर्माण कार्यों में अव्वल रहे, लेकिन इन्होंने रतनपुर को ही राजधानी के रूप में विकसित किया और वहाँ भी इन लोगों ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं इसका पुत्र का नाम है जाजलदेव प्रथम, ठीक है। इसका पुत्र का नाम है जाजलदेव प्रथम, जो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इस पूरे कलचुरी वंश में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले शासक यही हैं, ठीक है। जाजलदेव प्रथम है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। इनके बारे में क्या है, सबसे पहला कथन तो यही है कि यह सबसे शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। ये कैसे शासक थे, तो सबसे शक्तिशाली शासक, ऐसे याद रखिए, सबसे शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। सबसे शक्तिशाली शासक। इनका जानकारी का स्रोत क्या है, तो इनके जानकारी का स्रोत जो है
रतनपुर शिलालेख है, ठीक है, रतनपुर शिलालेख है। रतनपुर शिलालेख से हम लोगों को इनके बारे में जानकारी मिलती है और बहुत सारे सभी जानकारी लगभग रतनपुर शिलालेख से हमको इनके बारे में मिलती है, ठीक है। ये जो है क्या करवाया था इसने पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था और उसकी प्रशस्ति लेख लिखवाया था, ठीक है, प्रशस्ति लेख लिखवाया था। और वहाँ पर इन्होंने श्रीमद जाजल्य देवस्य कृति लिखा है, श्रीमद जाजल्य देवस्य कीर्ति लिखवाया था। देखिए दोस्तों, इसके बारे में बताने के लिए और बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन मैं इसी फैक्ट को पहले इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने श्रीमद जाजल्य देवस्य कृति उस जगह पर उकेरा था। इसका मतलब होता है कि अपने आप को समझ लो भगवान के सापेक्ष इसने मानना शुरू किया था। क्यों किया था? क्योंकि ये जो है बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, अर्थात इनके समय में देखिए इनके पिता जो है 21,000 ग्रामों का अधिपति तो था ही, सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था। इन्होंने क्या किया था, त्रिपुरी से स्वयं को अधीनता को अस्वीकार कर दिया था, ठीक है, अर्थात स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था इसने। कैसा शासक था ये? स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। किससे स्वतंत्र घोषित कर दिया था? तो त्रिपुरी से इसने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था, ठीक है, स्वयं को स्वतंत्र कर दिया था। और इसने सोने के सिक्के चलाए, ठीक है, सोने के सिक्के चलाए। देखिए दोस्तों, सोने के सिक्के चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सोने का सिक्का कोई चला रहा है, इसका मतलब वह क्या है, बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक राजा है, उसके पास धन्य धान्य बहुत सारे हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। क्योंकि सोने के सिक्के जारी करना कोई आम बात नहीं है, छोटे मोटे शासक की तो बस की बात नहीं है। क्योंकि सोने का क्या हो जाता है, इधर उधर फेरबदल, सोने के लिए सब लालच में मर रहे हैं इधर उधर, ठीक है। और सोने का इसने सिक्का ही जारी किया है, इसका मतलब कुछ विशेष प्रकार के हैं, ठीक है। सोने के सिक्के तो त्रिपुरी के भी कोई शासकों ने नहीं चलाया था, ठीक है। ये देखिए, स्वतंत्र शासक थे, त्रिपुरी से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे, इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। और यह जो है त्रिपुरी के यशाकर्ण के समकालीन थे, ठीक है, यशाकर्ण, त्रिपुरी के यशाकर्ण के समकालीन थे। जिस प्रकार जो कमल राज है, कमल राज दूसरे नंबर का शासक त्रिपुरी छत्तीसगढ़ का, कलिंग राज का पुत्र कमल राज, वह गंगे देव के समकालीन था और वहाँ से साहिल नामक वंशज लाया था, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है। और ये जो है यशाकर्ण के समकालीन थे और इन्होंने ऐसा बोल दिया कि मैं अब तुम लोगों का अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। मेरे दादा परदादा जैसा काम करते थे, अब मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे से लड़ना है तो डायरेक्ट लड़ो, सबको मैं क्या कर दूंगा, हरा दूंगा, ऐसा ऐसा करके इन्होंने क्या किया था, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, उन लोगों का अधीनता को स्वीकार नहीं करता था, ठीक है। इनका विवाह हुआ था किससे? इनका विवाह हुआ था लाछल्ला देवी से, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ था? तो लाछल्ला देवी से क्या हुआ था, इनका विवाह हुआ था, ठीक है। और इनका विवाह राजल्ला देवी से हुआ था, इनका विवाह लाछल्ला देवी से हुआ था। इनके दादा का अर्थात रत्नदेव फर्स्ट का विवाह नोनल्ला देवी से हुआ था। तो सबके लास्ट में ला है, सबको आप रिलेट करके याद रखिएगा, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। पाली का शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, श्रीमद जाजल्य देवस्य कृति लिखवाया था। यह जो है त्रिपुरी के यशाकर्ण के समकालीन थे। इसके अलावा यह जो है सोमेश्वर देव के भी क्या थे, सोमेश्वर देव के ये क्या थे, समकालीन थे, ठीक है, सोमेश्वर देव के समकालीन थे। सोमेश्वर देव कौन था दोस्तों? सोमेश्वर देव के बारे में मैं आपको जब छिंदक नागवंशी शासक पढ़ा रहा था तो बताया था कि वही सोमेश्वर देव है, कौन है, जो छिंदक नागवंश का है, ठीक है, छिंदक नागवंश का है। और इसी ने क्या किया था, इसको पराजित किया था, ये फर्स्ट को पराजित किया था, जो सकल कौशलाधिपति है उसको पराजित किया था किसने? छिंदक नागवंशी ने, ठीक है, पराजित किया था इसने, सोमेश्वर देव ने। तो जब इसका पुत्र बना जाजल्य देव प्रथम, तो इसने क्या किया, सोमेश्वर देव को पराजित किया था, ठीक है, और इसको क्या किया था, बंदी बना लिया था। बाद में इनकी माता गुंड महादेवी, सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के कहने पर इसने क्या कर दिया था, इसको छोड़ दिया था, ठीक है, बाद में इसको छोड़ दिया था। किसने छोड़ दिया था? तो जाजल्य देव प्रथम ने इसको छोड़ दिया था। जाओ माता जी आप बोलते हो तो
छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे करके उसने क्या कर दिया था, तो छोड़ दिया था। इनका एक सामंत था, ठीक है, इनका एक सामंत था जिसका नाम क्या था, इनका एक सामंत था जिनका नाम क्या था, पुरुषोत्तम देव। ठीक है, सबका एक सामंत रहता है, सेनापति रहता है, पुरुषोत्तम देव। इनका एक सामंत था जिनका नाम क्या था, पुरुषोत्तम देव था। इन्हीं सामंतों के द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य इनके काल में करवाए गए और बहुत अच्छे कार्य किए गए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या करवाया था, तो जाजलदेव प्रथम ने क्या किया था, एक जाजल्यपुर नामक शहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, जाजल्यपुर शहर का निर्माण करवाया था। ये वर्तमान में अभी जो जांजगीर वाला क्षेत्र है, ठीक है, जांजगीर का जो जांजगीर शहर है वही वर्तमान में वही जो पहले जाजल्यपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक के बहुत सारे शहरों के नाम जो शासकों ने बनवाए हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, जैसे कि प्रसन्नपुर मल्हार को कहते हैं। ठीक है, जो और पहले सरभपुर किसको कहते थे उसके बारे में नहीं है। उसके बाद एक और खल्लारी को पहले क्या कहते थे, खल्लारी को काशी तो वर्तमान में कहते हैं, खल्लारी को छत्तीसगढ़ की काशी कहते हैं खल्लारी को। ठीक है, जाजलपुर जो है जांजगीर चांपा नहीं है, जांजगीर शहर को कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में इतनी जानकारी को याद रखिएगा। ये अपने अंतिम समय में मकर ध्वज योगी के साथ चले गए थे। मकर ध्वज योगी के साथ ये कहाँ चले गए थे, तो ये एक यात्रा में किए गए थे। ठीक है, भगवान की यात्रा में गए थे, उसके बाद ये लौटकर नहीं आए ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो जाजलदेव प्रथम के बारे में हैं। इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली किससे, तो इनके ये सोमेश्वर देव वाला। ठीक है, सोमेश्वर देव को इसने पराजित किया था। राजा मंत्री माता के साथ इनको क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। बाद में इनकी माता गुंड महादेवी के कहने पर इनको छोड़ दिया गया। ठीक है, पुरुषोत्तम देव जो है इनके समकालीन क्या थे, इनके सामंत थे। जाजल्यपुर शहर बसाया इसने, जो वर्तमान जांजगीर चांपा कहते हैं उस क्षेत्र को। अंतिम में अपने जीवन के अंतिम समय में ये राजा मकर ध्वज योगी के साथ गए थे। कहाँ गए थे, तो भगवान की यात्रा पर गए थे, वहाँ से ये दोबारा लौट करके नहीं आए। यशकर्ण इनके समकालीन शासक थे। लाछल्ला देवी से विवाह हुआ था। त्रिपुरी से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिए थे। ठीक है, पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। रतनपुर शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। सबसे शक्तिशाली अपने वंशों का अपने जो रतनपुर कलचुरी है वहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक इनको माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसने और बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि जाजलदेव उड़ीसा पर आक्रमण कर स्वर्णपुर के भुजबल को पराजित किया था। ठीक है, स्वर्णपुर के यहाँ पर लिख देता हूँ, भुजबल को पराजित किया था। इसको भुजबल को पराजित किया था। ये भुजबल कौन था, तो सोमवंशी शासक था। कहाँ का, उड़ीसा का सोमवंशी शासक भुजबल को इसने क्या किया था, पराजित किया था। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जाजलदेव और ये इनके पिता पृथ्वीदेव के बारे में हो गया। इस सभी की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला शासकों के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जाजलदेव का साम्राज्य विस्तार। ठीक है, जाजलदेव का साम्राज्य विस्तार। जाजलदेव का साम्राज्य विस्तार। ये साम्राज्य विस्तार जो है जाजलदेव का, उसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, जो कठिन है उसको हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे, जो सिंपल है उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, और जिस चीज़ को हम लोग ट्रिक से भी नहीं पढ़ सकते, कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा सकते, जिसको रटना है उसको हम लोग रट के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको 3-4 चीज़ों से आपको सब चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। ट्रिक को देख लेते हैं। देखिए, जो शिव भगवान हैं उनके पास क्या है, नंदी है। ठीक है, नंदी क्या करता है, नंदी जो है सबसे शांत रहता है। अगर उसको कोई चिढ़ाता है शिव भगवान के नंदी को, जैसे कोई राक्षस वगैरह आ जाते हैं वेश बदल के, तो वो नंदी क्या है उसको पहचान लेता है, और जैसे ही वो राक्षस जो है किसी भी प्रकार का कुछ हरकत करता है तो वह नंदी क्या है, भड़क जाता है। ऐसे याद रखिएगा, अर्थात नंदी का बैल भड़का। ठीक है, कैसे याद रखोगे, नंदी का बैल भड़का। ठीक है, नंदी का बैल भड़का। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। ये जो सेंटेंस है उससे जो है 6-7 प्रकार के जो
शासक हैं वो आपको आसानी से याद, शासक बोलता हूँ, 6-7 प्रकार के जो जगह हैं, जो कठिन कठिन वर्ड वाले जगह हैं, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, नंदी का बैल भड़का, नंदी का बैल भड़का, ये क्या है, किसका ट्रिक है, जयजलदेव प्रथम का साम्राज्य विस्तार वाला क्षेत्र। ठीक है, न से याद रखेंगे हम लोग नंदवली, नंदवली। दी से याद रखेंगे हम लोग दंडकपुर, दंडकपुर। क से याद रखेंगे हम लोग कुक्कुट। ठीक है, ब से याद रखेंगे हम लोग बैल का ब से याद रखेंगे हम लोग बैरागढ़, बैरागढ़। ल से याद रखेंगे हम लोग, ल से याद रखेंगे हम लोग लंजीका, और भ से याद रखेंगे हम लोग भड़ार, भड़ार या भड़ाग। ठीक है, और क से ड़ से याद रखेंगे हम लोग भड़का, ड़ से याद रखेंगे हम लोग खिमड़ी। तो देखिए दोस्तों, ये जो है कठिन कठिन शब्द है जिसको हम लोग आसानी से, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कोई कठिन शब्द रहता है, उसको पहला शब्द हम लोगों को पहला वर्ड याद हो जाए तो बाकी सब तो हम लोगों को ईजिली याद हो सकता है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो पहला शब्द इसमें आ जाएगा, न से हो जाएगा नंदावली। देखिए, जयजलदेव प्रथम का साम्राज्य विस्तार का ये ट्रिक है, नंदी का बैल भड़का, क्या, नंदी का बैल भड़का। न से है नंदावली, दी से है दंडकपुर, क से है कुक्कुट, बैल के ब से है बैरागढ़, ल से है लंजीका, भ से है भड़ार, और ड़ से है खिमड़ी। ठीक है, इस प्रकार जयजलदेव प्रथम के द्वारा जो विजित क्षेत्र है वह इसमें आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अगला शासक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रत्नदेव द्वितीय, रत्नदेव द्वितीय, इसका शासनकाल 1120 से लेकर के 1135 तक का रहा। ठीक है, ये जो है 1120 से लेकर के 1135 तक का रहा। इसका शासनकाल के तहत, इसके शासनकाल के तहत यह जो है शासक, इसे जो है प्रतापी शासक था, ऐसे याद रखिए। इसके बारे में एक ठो चीज़ तो पहला, ये सबसे पहले इसके बारे में प्रतापी शासक था। ठीक है, ये जो है प्रतापी शासक था। इसने साम्राज्य विस्तार में ज़्यादा ध्यान दिया था। इसके समय में सर्वाधिक क्या हुए थे, विद्रोह हुए थे, और सभी विद्रोहों को इसने क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। ठीक है, इनके समय में सर्वाधिक क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, और इन्होंने सर्वाधिक सभी जो विद्रोह हुए थे ये सभी को इसने क्या कर दिया था, तो दमन कर दिया था। ठीक है, सभी विद्रोहों को इसने क्या कर दिया था, दमन कर दिया था। सबसे पहला विद्रोह तो यही हुआ था कि जो उड़ीसा के गंगवंशी शासक है, उड़ीसा का सबसे पहला विद्रोह जो है कौन सा है इसका, उड़ीसा का जो गंगवंशी शासक है, उड़ीसा का गंगवंशी शासक, गंगवंशी शासक कहाँ का, उड़ीसा का, जिसका नाम क्या है, अनंतवर्मन चोड़गंग को इसने क्या किया था, तो पराजित किया था। ठीक है, अनंतवर्मन चोड़गंग को इसने क्या किया था, तो पराजित किया था। दूसरा है बंगाल का गोंड शासक, बंगाल के गोंड शासक को इसने क्या किया था, तो पराजित किया था। ठीक है, तीसरा है नीचे क्षेत्र में, तीसरा है त्रिपुरी के गयाकर्ण, त्रिपुरी के गयाकर्ण को इसने क्या किया था, परास्त किया था। त्रिपुरी के गयाकर्ण को इसने क्या किया था, परास्त किया था। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं इसके बारे में। ताम्रपत्र हैं वह 4 जगहों से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये जो रत्नदेव द्वितीय है, इसके हम लोग ताम्रपत्र हम लोगों को कितने जगह से प्राप्त हुए हैं, तो ताम्रपत्र हम लोगों को 4 जगह से प्राप्त हुए हैं। इस जगह को याद रखने का ट्रिक है क्या, आपसी बात में। तो अ से याद रखिएगा अकलतरा, ठीक है। प से याद रखिएगा पारागांव, सी से 2 जगह को याद रखिएगा, एक तो है शिवरी नारायण, और एक का नाम याद रखिएगा सरखो। ठीक है, शिवरी नारायण और सरखो, इस 4 जगह से क्या मिले हैं, इसके ताम्रपत्र मिले हैं। इन्हीं जगहों से क्या मिला है, इनका ताम्रपत्र, और इन्हीं से पता चलता है कि यह बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। ठीक है।